हिस्ट्री के चैप्टर 2 के बारे में, जो कि है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। जैसे कि आप जानते हैं, इसमें हम ज़्यादातर ब्रिटिश के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे वो इंडिया में आए, कैसे उन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश किया। और फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी के नीचे हम देखें तो ये भी लिखा है द कंपनी स्टैब्लिशेस पावर्स, का मतलब है कि कैसे ब्रिटिश कंपनी यहाँ आई और उन्होंने अपनी पावर स्टैब्लिश की। औरंगजेब was the last of the powerful Mughal rulers and this is the very true line। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो थी आखिर में वो औरंगजेब की थी। मतलब औरंगजेब के बाद जो रूलर्स हुए लाइक हिज सन बहादुर शाह जफर वन, उनकी इतनी इन्फ्लुएंस नहीं थी जितनी औरंगजेब की कभी रही थी। उन्होंने अपना कंट्रोल इंडिया के बहुत बड़े पार्ट पे कर लिया था। इवन ही क्रश्ड मराठास, क्योंकि तब मराठास को क्रश करना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। लेकिन उसकी डेथ के बाद, उसकी डेथ हुई थी 1707 में, उसने मुगल गवर्नर्स और सूबेदार्स और जमींदार्स बनाए थे। उन्होंने छोटे छोटे किंगडम्स पे अपना अपना राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। मतलब वो मुगल रूलर्स के हाथों से छूटने की फिराक में आने लगे। इसका मतलब तो सीधा सीधा यही था कि दिल्ली एक इफेक्टिव रूलिंग सेंटर अब नहीं रहा था। मतलब दिल्ली में जो मुगल एम्पायर बैठता था वो सिर्फ नाम का मुगल एम्पायर रह गया था। सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी तक हमारे बीच एक बहुत बड़ी पावर ब्रिटिश इमर्ज हुई। ब्रिटिश के बारे में तो हम इतना अच्छे से जानते हैं। उन्होंने हमें करीब 200 ईयर्स तक उन्होंने हम पे राज्य किया। Okay, now moving to the next page, we have the East India Company comes the East। यहाँ हमारे पास एक लाइन आती है हेडिंग ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट में आती। इस पैराग्राफ में हम पूरा पढ़ने वाले हैं कि कैसे अपनी जो इंडिया कंपनी जो थी वो ईस्ट में आई और उन्होंने अपना रूल मतलब स्टैब्लिश करने की शुरुआत करी। 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी तो थी नहीं उस वक्त। 1600 में जो एक्चुअली में एक ट्रेडिंग कंपनी थी इंग्लैंड की, क्वीन एलिजाबेथ उनकी उस समय वो थी रानी। उन्होंने उन्हें एक वो भेजा, एक टाइप का चिट्ठी टाइप भेजी और उनसे कहा कि अब आप जाके ईस्ट में ट्रेड कीजिए, क्योंकि ईस्ट एक बहुत बड़ा इफेक्टिव सेंटर बन चुका था ट्रेडिंग का। लेकिन ईस्ट में आना, ट्रेड करना हमेशा इतना आसान तो रहा नहीं था। ईस्ट में ब्रिटिश से आने से पहले कई कंट्रीज आ चुकी थी, जैसे कि पोर्तुगल, फ्रेंच, डच, ये तीनों ऑलरेडी इंडिया में थी। और इन तीनों कंपनीज का इंडिया में होना एक बहुत ज़्यादा ही कंपटीशन क्रिएट कर रहा था। आप देख लो, ये ब्रिटिश है लाइक दिस एंड दिस इज इंडिया। अब मैं आगे बढ़ने से पहले एक आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ। ये केप ऑफ गुड होप जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, पहले इसका नाम था केप ऑफ स्टॉर्म्स। जब यहाँ से पोर्तुगीज वास्को डी गामा चले थे तो वो यहाँ आकर रुके थे केप ऑफ स्टॉर्म पे। केप ऑफ स्टॉर्म पे जब उन्होंने थोड़े दिन रेस्ट किया और वो यहाँ से इंडिया की तरफ निकले, तब ये केप ऑफ स्टॉर्म का नाम चेंज करके इन्होंने केप ऑफ गुड होप रख दिया था, क्योंकि केप ऑफ गुड होप उनके लिए एक गुड होप बना था। उनको एक होप मिला था यहाँ से ईस्ट की तरफ जाने का। अगर हमने देखा जाए तो ये तीनों कंट्रीज का यहाँ होना, पोर्तुगीज एक्सप्लोरर वास्को डी गामा सबसे पहले इंडिया आ चुके थे 1498 में कालीकट में। उन्होंने वहाँ ट्रेडिंग शुरू कर दी थी। फिर फ्रेंच ट्रेडर्स और थोड़े दिनों में डच ट्रेडर्स भी आ गए। अब प्रॉब्लम जो वो हो रही थी अराइज, वो ये थी, ये तीनों कंपनीज को एक ही सामान चाहिए था, जैसे कि कार्डमम, पेपर, क्लोव, सिनेमम, इन सबको एक ही चीज़ चाहिए थी और जिस वजह से ये दाम बढ़ा रही थी। मैं अगर आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं, 3 लोग आपके पास आते हैं एक कपड़ा लेने के लिए। एक कहता है मैं 1 रुपया दूंगा, तभी दूसरा कहता है मैं 2 रुपया दूंगा, तभी तीसरा कहता है मैं 5 रुपये दूंगा। तो ऑब्वियसली आप उस तीसरे को बेचोगे ना अपना सामान। तो ये हमें बताता है कि वो 1 रुपए की चीज़ आज 5 रुपए में बिक रही थी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसके खरीदार बहुत थे। तो इसलिए यहाँ एक कंपटीशन बढ़ रहा था इन सारी कंपनीज का होना। तो पहले ब्रिटिश का जब वो यहाँ आए, उनका पहला टारगेट था इन सारी कंपनीज को इंडिया से भगाना, ताकि कंपटीशन जो है वो खत्म हो जाए। तो उसके लिए उन्होंने कुछ उसने अपने स्टेप्स उठाए। उन्होंने एक तो क्या किया कि जो उनकी वो थी शिप्स के, उनके रूट्स ब्लॉक कर दिए। उन्होंने उनकी सप्लाईज ब्लॉक कर दी, उनके रूट्स ब्लॉक कर दिए।
और उन पे बैटल्स लड़ी उनके संग और उन्हें फाइनली यहाँ से हटा दिया। और फिर उन्होंने अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फिर ट्रेडिंग स्टार्ट की बंगाल में। बंगाल उनके लिए एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेंटर माना गया, क्योंकि बंगाल में उन्हें काफ़ी चीज़ें मिल जाती थी। बंगाल का ये आप जानते हैं, बंगाल का जो वो है वो बे ऑफ बंगाल के किनारे है, तो उनको एक अच्छा सा रूट मिल जाता था बे ऑफ बंगाल से सामान एक्सपोर्ट करने का। तो 1651 में उन्होंने रिवर हुगली के किनारे अपनी पहली इंग्लिश फैक्ट्री बनाई। बंगाल, रिवर हुगली इज इन बंगाल, यू वेल नो इट। ठीक है, तो ये जो थी उनकी शुरुआत थी इंडिया में। ये उनकी पहली फैक्ट्री थी जहाँ पर गुड्स एक्सपोर्ट होते थे। वहाँ पे कंपनी के ऑफिशियल्स बैठा करते थे, वहाँ मर्चेंट्स और ट्रेडर्स भी आते थे दूर दूर से। और 1696 में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो थोड़ा हम कह सकते हैं सही नहीं था हमारी इंडियन के लिए। उन्होंने मुगल ऑफिशियल्स को, जो मुगल लोगों के ऑफिशियल्स थे, उनको ब्राइब्ड किया। यहाँ ब्राइब्ड का मतलब होता है पैसा दिया। ब्राइब्ड मतलब पैसा दिया, ओके। और उनसे 3 विलेजेस की जमींदारी ले ली। जमींदारी से उनका क्या मतलब था कि उन्होंने उन विलेजेस में कुछ भी करने का राइट ले लिया, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी किला बनाने का राइट ले लिया। और फिर मुगल एम्परर औरंगजेब को भी ब्राइब करके एक फरमान इशू कराया, जिसका मतलब था कि उन्हें ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की इजाज़त मिल चुकी थी। आप जैसे कहीं कोई सामान खरीदने जाएंगे तो हर सामान पे आपका जीएसटी लगता है, गुड्स सर्विस टैक्स, वैसे उस समय ड्यूटी लगती थी हर सामान पे। तो ये फरमान जो औरंगजेब ने पैसा खा के ब्रिटिश लोगों को जारी किया, वो ये इशू कराता था कि अब ये लोग को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा अपने सामान इधर से उधर करने पे। कंपनी अलग अलग तरीके से अपना स्टैब्लिश कर रही थी यहाँ पे अपने आप को। पहला उनका बहुत बड़ा स्टेप तो यही, उन्हें बहुत बड़ा सक्सेस था उनके लिए कि उन्हें राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री का पूरा वो मिल चुका था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ एक चीज आती है, ऑफिशियल्स। एक तो आप देख लो कि वो लोग जो इंग्लैंड के लिए सामान ले जा रहे हैं वो लोग ड्यूटी फ्री कर सकते हैं, पर वो ऑफिशियल्स, वो गवर्नर्स जो अपने घर के लिए सामान ले जा रहे हैं, क्या वो भी टैक्स नहीं देंगे? यस, वो लोग भी ड्यूटी पे नहीं कर रहे थे। तो जो नवाब ऑफ बंगाल है मुर्शिद कुली खान, उन्होंने इस बात पे प्रोटेस्ट किया। ये क्वेश्चन यहाँ आता है, हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान डोंट प्रोटेस्ट? लेकिन उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ही प्रोटेस्टेड कि ऐसे हमारे बंगाल की इकोनॉमी गिर जाएगी अगर ऐसा चलता रहा। ये इमेज आप देख रहे हैं, ये बोट्स हैं जो गुड्स को ले जा रही हैं। यस, नाउ वी आर मूविंग टू अनदर टॉपिक, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। कैसे साधारण सी ट्रेड्स बैटल्स में बदल गई। 18th सेंचुरी के अंडर कंपनी और रूलर्स ऑफ बंगाल्स के बीच एक बहुत ही ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो गए थे। कन्फ्लिक्ट्स मतलब लड़ाइयाँ, वो लड़ाइयाँ जो कि नॉर्मली हो रही थी, मतलब कोई आर्मी के संग नहीं हो रही थी। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की डेथ के बाद जो नवाब्स थे बंगाल के, उन्होंने पूरी अपनी पावर कर ली। देखो, नवाब्स बंगाल के बहुत पावरफुल थे, बस वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब औरंगजेब की डेथ हो एंड वी ऑक्यूपाई आवर एनवायरमेंट। तो मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और फिर सिराजुद्दौला खान, ये 3 बहुत बड़े बंगाल रूलर्स रहे थे हिस्ट्री में बंगाल के। यहाँ इन तीनों ने रिफ्यूज कर दिया कि हम भाई अब किसी को ड्यूटी फ्री टैक्स नहीं करने देंगे, बस हमें अब टैक्स चाहिए। क्योंकि वो चाहते थे कि बंगाल की जो वो है, बंगाल की जो इकोनॉमी है, बंगाल में जो पैसा आ रहा है ना, वो रेवेन्यू से ही आता था। और उनका सीधा सीधा ये मानना था कि रेवेन्यू दोगे तो हम आपको टैक्स दोगे तो ही हम आपको ट्रेड करने देंगे। और फिर ऑब्वियसली कंपनी को तो सिर्फ औरंगजेब ने ही फरमान जारी किया था। अब औरंगजेब तो मर गया, तो उसके फरमान का क्या इतना इम्पोर्टेंस रहा। अपने अपने लोगों ने अपने अपने शासन कर लिए, तो ऑब्वियसली नवाब ऑफ बंगाल ने भी कह दिया कि भाई हमें टैक्स चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट होने लगी। ये लोग क्या कह रहे थे, जो सिराजुद्दौला खान थे, और यहाँ कंपनी का एक और गलत स्टेप हो गया कि इन लोगों ने फोर्टिफिकेशंस भी शुरू कर दिए थे, मतलब अपने अपने किले बनाने लगे थे। जब सिराजुद्दौला खान ने कहा कि आप किले क्यों बना रहे हो, आपको किलों की क्या ज़रूरत है,
तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम किले बनाते रहेंगे। और ये तो आप ऑब्वियसली खुद ही सोचिए कि एक राजा का किला और उसके बराबर में एक और किला, राजा के लिए ऑब्वियसली खतरनाक प्रूफ होता है। पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, उस राजा को हमेशा ये डर लगा रहता होगा कि कब ये दूसरा किला मुझ पे हमला कर दे, कब मेरे पे हमला हो जाए। और ये जो डर था यही सिराजुद्दौला खान को भी लग रहा था, और वो चाहता था कि बस अब और फोर्टिफिकेशंस नहीं होने दूंगा मैं यहाँ पर। लेकिन कंपनी इतनी आसानी से तो मानने वाली थी नहीं। तो कंपनी ने भी कह दिया कि आपकी जो डिमांड्स है ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है। हमारे को ट्रेडिंग करने में तभी मदद मिलेगी जब हमारे को टैक्स नहीं देना पड़े और हम अपने किले हर विलेज में बनाएं। और फाइनली ये जो कॉन्फ्लिक्ट थी, जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ थी, ये सामने आई द बैटल ऑफ प्लासी के रूप में। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट तक नहीं रहे, ये बैटल हो गई, यहाँ पर एक वॉर छिड़ गई। जब अलीवर्दी खान की डेथ हुई 1756 में, तो आप जानते हैं कि सिराजुद्दौला खान नवाब बन गए थे बंगाल के। कंपनी बहुत वरीड थी कि अब हम क्या करें, ये बंगाल के नवाब तो मान ही नहीं रहे हैं हम लोग को ऐसा ट्रेड करने के लिए। तो उन्होंने चाल चली, उन्होंने पपेट रूलर बनाने की चाल चली। उन्होंने सोचा कि हम एक ऐसा राजा बना देंगे सिराजुद्दौला की खान की जगह, इस ऐसे एक राजा बना देंगे जो हमारी बात सुने, हमारे उस पे काम करे, हमारे इशारों पर काम करे, हमारे लिए काम करे। तो सिराजुद्दौला खान ने कई बार कंपनी को फिर वार्न किया कि आप प्लीज हमारे पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर मत कीजिए, हम उस पर हम अब कदम कभी भी उठा सकते हैं। और जब ये बातचीत से ब्रिटिश या नवाब्स नहीं माने, तो सिराजुद्दौला खान ने 30,000 सोल्जर्स के संग कासिम बाजार एक जगह है, वहां पर एक फैक्ट्री थी कंपनी की, उस पर अटैक कर दिया और सारा सामान ले लिया और वहां के सारे जो लोग थे उन्हें बंदी बना लिया। और फिर वो कलकत्ता में उसने अपना स्टैब्लिश कर लिया रूल, कंपनी के फोर्ट में उसने अपना रूल स्टैब्लिश कर दिया। उसने कहा कि आप कोई फैक्ट्री नहीं लगेगी, कुछ नहीं होगा। और ये सुना जब कंपनी ने कि हमारी फैक्ट्री कलकत्ता और कासिम बाजार दोनों जगह गिर गई है, तो उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव, उनका एक ऑफिशियल था कंपनी का जो मद्रास में रहता था, उसको ऑर्डर किया कि तुम जाओ और बस अब इनसे लड़ाई लड़ो और हमें हमारा किला वापस दिलवाओ। और 1757 में फाइनली एक लड़ाई हुई रॉबर्ट क्लाइव के और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी में, और इसे कहा गया द बैटल ऑफ प्लासी। और सिराजुद्दौला खान का यहाँ हारने का सिर्फ एक बड़ा रीजन था जो मैं अभी आपको बताती हूँ, वो था मीर जफर की फोर्सेस। मीर जफर वो पपेट रूलर था जिसे ब्रिटिश ने वादा किया था कि एक बार तुम हमारी मदद करो सिराजुद्दौला को हराने में, फिर हम तुम्हें राजा बना देंगे। तो मीर जफर ने ब्रिटिश लोगों की बहुत हेल्प करी, सारे राज खोल दिए, सारी चीजें बता दी ब्रिटिश लोगों को कि ऐसे ऐसा की किले में यहाँ पर ये है, ये यहाँ पर सोता है, ये यहाँ पर खाता है, ठीक है। और जैसे ही सिराजुद्दौला खान को ब्रिटिश ने हराया, वैसे ही मीर जफर को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया था। सिराजुद्दौला खान को असैसिनेट कर दिया था, मतलब मरवा दिया गया था। बैटल ऑफ प्लासी बहुत बड़ी विक्ट्री मानी गई थी कंपनी की, क्योंकि ये पहली विक्ट्री थी कंपनी की इंडिया में। अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। जब वो लोग सिराजुद्दौला हार गए बैटल ऑफ प्लासी, तो उनको मरवा दिया गया और मीर जफर को वहां का नवाब बना दिया गया। तो यहाँ तक 1757 तक कंपनी ने कभी भी रूल अपने हाथों में नहीं लिया। उसका सबसे मेन जो मोटिव था, मेन उसका जो एम था, वो यही था कि वो अपना जो ट्रेड है उसको किसी भी तरह बढ़ाए। को ये रियलाइज हो गया कि जो पपेट रूलर्स थे वो भी उन्हें इतना अच्छा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब उन्हें अपनी डिग्निटी, अपनी रिस्पेक्ट का भी तो ध्यान रखना है ना, कि पीपल के सामने वो पूरी तरह ब्रिटिश को सपोर्ट नहीं कर सकते। इसलिए जो ब्रिटिश थे उनको वो पूरी तरह अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और इस वजह से जो ब्रिटिश पीपल थे वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए थे। उन्हें अपनी डिग्निटी, सोवर्जिनिटी और अपनी रिस्पेक्ट का ध्यान रखना था। अगर वो खुले आम ब्रिटिश को सपोर्ट करते तो उन पे सवाल उठते। इसलिए जो ब्रिटिश पीपल थी उन्होंने मीर जफर को प्रोटेस्ट करके हटा दिया
और उसकी जगह मीर कासिम को उसकी जगह बैठा दिया। और जब मीर कासिम ने वही सेम चीज़ की तो उसे बैटल ऑफ बुक्सार में 1764 में हरा दिया और फिर से मीर जफ़र को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया। अब जो मीर जफ़र था वो हर महीने 5 लाख रुपया कंपनी को देता था ताकि वो ये शो कर सके कंपनी को कि मैं इस बार आपके संग बहुत ही ज़्यादा ही अच्छे से पेश आ रहा हूँ। 1765 में जब मीर जफ़र की डेथ हुई तो कंपनी का मूड चेंज हो गया और उन्होंने ये बोला, वी मस्ट इंडीड बिकम द नवाब आवरसेल्व्स। किसी पपेट रूलर को बिठाने से अच्छा है हम खुद ही ना नवाब बन जाएं। और फाइनली 1765 में मुगल एम्परर ने बंगाल का दीवान एक कंपनी को बना दिया। इस वजह से उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। अब वो जितना चाहे फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, जितना उनको करना था वो कर रहे थे। पहले वो ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर ला के इंडिया से सामान खरीदते थे, पर अब जो वो बंगाल से रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे वही उनके लिए काफ़ी था, वही उनको सामान खरीदने के लिए काफ़ी था। अब उन्हें ब्रिटेन से ज़्यादा सामान या कुछ खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। तो ये यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है, कंपनी ऑफिशियल बिकम्स नाबोब्स। तो नाबोब्स आप नया वर्ड होगा आपके लिए। नाउ विल डिस्कस अबाउट कि नाबोब्स क्या मतलब था इनका। बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो ज़्यादातर नवाब्स थे उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े लैंड्स और बहुत पैसा कंपनी को गिफ्ट करना शुरू कर दिया, ये दिखाने के लिए कि हम कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा वफादार हैं। रॉबर्ट क्लाइव ये एक पर्सन था। अभी ऊपर आपने सिराजुद्दौला और इसकी लड़ाई के बारे में देखा था। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल था ब्रिटिश के लिए जो बहुत ही मासिव था। ये इंग्लैंड से 1743 में जब ये 18 साल का था तब इंडिया में आया था और 1767 में इसने इंडिया को छोड़ा। और जब इसने 1767 में इंडिया को छोड़ा तब उसकी जो पूरी नेटवर्थ, उसके पास जितना पैसा था वो था 4 लाख यूरोज। एंड यू कैन इवन इमेजिन हाउ मच 4 लाख यूरोज आर। ये तो यूरो में है, ऐसे जब आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे इट में भी मासिव, अ वेरी लार्ज अमाउंट। और जब से 1764 में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया तब उससे कहा गया था कि तुम ब्रिटिश से करप्शन निकालो, करप्शन हटा दो। पर फिर उसे खुद ही उसकी जांच हुई, क्योंकि इतना सारा पैसा रॉबर्ट क्लाइव के पास से कहाँ से आया। इतना सारा पैसा अगर उसके पास आया तो कुछ ना कुछ तो होगा, इसलिए उसकी जांच की गई और फिर उसने 1774 में सुसाइड कर लिया। पर हर कोई कंपनी का ऑफिशियल रॉबर्ट क्लाइव जितना सक्सेसफुल नहीं रहा। रॉबर्ट क्लाइव तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, लेकिन कई ऑफिशियल्स आके उनकी डेथ हो जाती थी, कई बीमारियों की वजह से, कभी लड़ाई की वजह से। और कुछ लोग जो आके इंडिया में पैसा कमा के वापस इंग्लैंड जाके बहुत अच्छी जिंदगी जी पा रहे थे, उन्हें नाम दिया गया नाबोब्स। वो नाबोब जो इंडिया से पैसा लेके ब्रिटिश में अपनी फैमिली के संग एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं। तो ये है नाबोब्स की वर्ड की हिस्ट्री। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखें तो ये आता है कंपनी रूल एक्सपेंड्स। कैसे जो कंपनी थी उसका रूल एक्सपैंड हुआ। अगर हम पूरा प्रोसेस डिस्कस करें तो कंपनी ने 1757 में बंगाल को एक्वाइप करने से अपना रूल एक्सपैंड की शुरुआत की और 1857 तक उन्होंने एक्सपैंड किया हर फील्ड में, सिर्फ लैंड के फील्ड में नहीं, हर फील्ड में, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, ये तीनों वेज यूज करके उसने हर किंगडम को कोशिश की अपने अंडर लाने के लिए। बैटल ऑफ बुक्सार के 1764 के बाद कंपनी ने अपने रेजिडेंट्स अपॉइंट कर दिए इंडियन स्टेट्स में, जो एजेंट की तरह। एजेंट्स जब बिठा दिए तो वो हमेशा उनके फायदे की चीज देखते थे कि हाँ इस जगह हमें यहाँ पर फायदा होगा, इसमें हमें यहाँ फायदा होगा। और बैटल ऑफ बुक्सार के बाद उनका ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। वो हर किंगडम में इंटरफेयर करते थे हर चीज़ में। कभी कभी उन्होंने ये तक डिसाइड करना शुरू कर दिया था कि एक थ्रोन का सक्सेसर कौन होगा। और उन्होंने एक चीज़ इंट्रोड्यूस की थी, सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस का ये मतलब होता है कि अब उस राज्य को अपनी सेना
आर्मी, प्राइवेट आर्मी रखने की जरूरत नहीं है, उसकी सुरक्षा करेगी कंपनी खुद। उसे अपनी प्राइवेट आर्मी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उसे उस कंपनी की आर्मी मेंटेन करने के लिए पैसा देना होगा, ठीक है। और उस पैसे से वो आर्मी कंपनी उनकी मेंटेन करके रखेगी। और एक और चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी कि अगर कोई पैसा देने में लेट हो जाता है तो उसके किंगडम का हाफ ऑफ द पार्ट ले लिया जाएगा। ऐसे जो नवाब ऑफ अवध थे और जो हैदराबाद के नवाब थे, इनकी किंगडम का आधा आधा पार्ट ले लिया गया था क्योंकि वो लोग थोड़ा लेट हो गए थे। टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर, ये टीपू सुल्तान एक वेल नोन नेम हो गया है, वो पहले भी वेल नोन नेम ही था, टीपू सुल्तान। जो टीपू सुल्तान है वो मैसूर के राजा थे और मैसूर दो बड़े रूलर्स के छत्र छाया में बहुत पावरफुल हो गया था। एक तो थे हैदर अली और एक था टीपू सुल्तान। मैसूर से कंपनी कई चीजें खरीदती थी जो कि थे कार्डमम, सैंडलवुड, पेपर और बहुत सारी चीजें। और मैसूर में कई मर्चेंट्स भी रहते थे कंपनी के, जो उन्हें सामान बेचा करते थे। तो यहाँ पर जब टीपू सुल्तान राजा बने तो उन्होंने अपने फ्रेंच लोगों के संग रिलेशंस अच्छे कर लिए और ब्रिटिश को सामान बेचने से इनकार कर दिया। और ब्रिटिश लोगों को इस बात से बहुत डर लगने लगा था। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान अपने लिए बहुत ही खतरनाक, डेंजरस वो राजा दिख रहे थे जो उनके लिए बगावत कर सकते थे। इसलिए उन लोगों ने 4 लड़ाइयाँ लड़ी मैसूर के संग। दे फॉट 4 wars विद मैसूर। और द लास्ट वॉर, द बैटल ऑफ सेरिंगनापट्टनम, उसमें ये हार गए। यस, टीपू सुल्तान अपनी कैपिटल सेरिंगनापट्टनम को बचाते हुए हार गए, उनको मार दिया गया और वुडेयार्स को वहां का राजा बना दिया गया और उनको वो स्टेट दे दी गई। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, द वॉर विद मराठास। हमेशा से आपने सुना होगा कि जो मराठास थे ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग रहे थे शुरुआत से। अगर हम मुगल एम्पायर की भी बात करें तो मुगल एम्पायर को भी उन्होंने बहुत तकलीफ दी। 18वीं सेंचुरी में कंपनी ने मराठाओं को भी डिफीट कर दिया। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जब मराठास डिफीट हो गए तो मराठास का हमेशा से ये रहा था कि हमें दिल्ली पे रूल करना है। उनका ये दिल्ली रूलिंग का बिल्कुल ड्रीम जो था वो शैटर्ड हो गया था, वो बिल्कुल खराब हो गया था। और उन्होंने मराठा किंगडम को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कई लोगों को, कई तरीके के लोगों को उनका एक राजा बना दिया। जैसे एक ही मराठा किंगडम है, इसके इन्होंने इतने सारे पार्ट्स कर दिए, सबका एक राजा बना दिया। कभी सिंधिया राजा बनता, कभी होलकर, किसी का गायकवाड़, किसी का भोसले। और इन सबका जो कंट्रोलिंग किंग होता था उसे लोग पेशवा कहते थे। पेशवा हमेशा बहुत ज़्यादा ही पावरफुल रहे और ये पेशवा पुणे से करते थे एडमिनिस्ट्रेट। महाराजी सिंधिया, नाना फंडीस काफ़ी 2 मेजर सोल्जर्स रहे थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे मराठा स्टेट्समैन रहे थे। जो मराठास थे उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी, हमेशा उनकी इतनी लड़ाइयाँ हुई, कभी उनकी ट्रीटी हो जाती थी। आप पहले देखिए, इनकी एक लड़ाई हुई, फर्स्ट वॉर थी उनकी एक 1782 में, जिसमें वो ट्रीटी कर ली उन्होंने। फिर एंग्लो मराठा वॉर हुई दूसरी 1803 में, ठीक है। और फिर अलग अलग लड़ाइयों में जो लड़ाइयाँ होती गई, फाइनली जो थर्ड वॉर हुई द एंग्लो मराठा वॉर, उसमें 1870 से 19 2 साल चली वो। उसमें मराठा पावर कंप्लीटली क्रश्ड हो गई थी और पेशवा को रिमूव करके बिठूर नियर कानपुर में भेज दिया गया था। तो ये जो पेशवा हुआ करता था, इनका राजा, उसको वहां से हटाकर इन्होंने कानपुर में बैठा दिया और अपने पूरी साउथ पे अपना कब्जा जमा लिया इन्होंने। अब एक बहुत नई पॉलिसी आप यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, द क्लेम टू पैरामाउंटेसी, कि पैरामाउंटेसी पे कैसे क्या क्लेम पैरामाउंटेसी थी के अंतर्गत उन्होंने ये कहा कि हम लोग सुप्रीम हैं, वी आर सुप्रीम। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स की पॉलिसी थी। 1813 से 23 तक वो गवर्नर जनरल रहे थे इंडिया के, और उन्होंने ये न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, पैरामाउंटेसी। उसमें कहा कि हम सबसे सुप्रीम है, हमारे ना ऊपर कोई है और ना कभी होगा।
लेकिन ये जो उनका प्रोसेस था ये अनचैलेंज तो गया नहीं। अनचैलेंज मतलब लोगों ने कई बार उसका विरोध किया। रानी चन्मना ने अपनी आर्मी को लेके एंटी ब्रिटिश मूवमेंट चलाया, रेजिस्टेंस मूवमेंट, लेकिन उन्हें 1824 में अरेस्ट कर दिया गया था और 1829 में उन्हें जेल में डाल दिया। रायन्ना एक गरीब चौकीदार था संगोली किट्टूर में, उन्होंने भी इसका कई विरोध किए। हर किसी ने अपने तरीके से इसका विरोध किया, लेकिन उसको भी 1830 में फांसी दे दी गई। In late 1830s, the East India Company become worried about Russia. 1830s के आते आते जो ब्रिटिश थे उन्हें रशिया की को ज़्यादा ही, रशिया से उन्हें डर लगने लगा। उन्हें ये लगने लगा कि एक्चुअली आप देखेंगे अगर इंडिया का मैप, कभी इंडिया का वो वाला मैप पार्टीशन से पहले वाला, तो इंडिया और रशिया की बाउंड्रीज काफ़ी मिलती थी, काफ़ी नहीं मिलती ही थी। तो उन्होंने ये डर लड़ने लगा कि कहीं अगर रशिया ने एक्सपैंड किया तो वो इंडिया पे कब्जा ना कर ले। ड्राइवन बाय दिस फियर द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर नॉर्थ वेस्ट। जो इंडिया और रशिया की बाउंड्रीज थी वो मिलती थी कभी नॉर्थ वेस्ट में बताऊं तो पहले अफगानिस्तान इंडिया के पास था और पाकिस्तान भी, तो ये हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के थ्रू इंडिया की बाउंड्रीज रशिया से मिलती थी, तो वो नॉर्थ वेस्ट कहलाता था पूरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो जो वो थे ब्रिटिश, उन्होंने नॉर्थ वेस्ट के ऊपर अपना कब्जा जमाना शुरू किया। अफगानिस्तान पे उन्होंने अपना डायरेक्ट रूल 1838 और 1842 में बना लिया, और सिंध वहाँ का एक जगह था उसे भी अपने अंदर 1843 में ले लिया। फिर पंजाब लिया उन्होंने। महाराजा रंजीत सिंह ने कंपनी को वापस कर दिया, मतलब कंपनी को हरा दिया। लेकिन जब उनकी डेथ हुई महाराजा रंजीत सिंह की 1839 में, तो फिर से पंजाब को उन्होंने 49 में कब्जा कर लिया। यह एक और पॉलिसी हम पढ़ने जा रहे हैं, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से क्या थी? जो फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन थी, फाइनल वेव मतलब जो आखिरी चरण था उनका कब्जा करने का, तो वो था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी उनके आखिरी गवर्नर जनरल थे। 1848 से 1856 तक उनका राज्य रहा, जिन्होंने कब्जा किया, मतलब वैसे आखिरी गवर्नर जनरल नहीं, वो आखिरी गवर्नर जनरल जिसने कब्जा किया, उसके बाद वालों ने सिर्फ चलाया। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से ने ये डिक्लेयर कर दिया कि जैसे आप जानते ही होंगे पहले कि जो राजा होते थे उनका जो थ्रोन होता था, उनका जो वो होता था, वो उनका बेटा ले लिया करता था। लेकिन उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि अगर किसी का बेटा नहीं है तो उसका थ्रोन सीधा उस कंपनी के पास चला जाएगा, कोई किसी को वो थ्रोन नहीं दिया जाएगा, सीधा वो थ्रोन कंपनी के पास चला जाएगा। 1856 में फाइनली कंपनी ने अवध को भी ले लिया। अवध आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, एक बहुत बड़ा ही और पावरफुल किंगडम रहा करता था। उस टाइम ब्रिटिश में एक आर्ग्यूमेंट हुई, उन्होंने कहा कि ओबिलाइज बाय ड्यूटी टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम मिस गवर्नमेंट ऑफ द नवाब। उन्होंने कोई फालतू का रीज़न दिया और कहा कि अवध की जो किंग है वो लोगों पे अत्याचार करते हैं, इसलिए हम अवध उनसे ले लेते हैं। और फिर आप जानते हैं 1857 में कितना बड़ा रिवॉल्ट हुआ। अवध के जाने से ही 1857 में अवध के लोगों ने रिवॉल्ट किया, सबका साथ लेके। तो मैं यही आपको शो करना चाहती थी। ये लाहौर और ये आप देख रहे हैं, ये कभी होता था पाकिस्तान है आज, ये अफगानिस्तान है, ये रशिया हुआ करता था। तो ये जो पूरा था ये नॉर्थ वेस्ट था और ये रशिया से काफ़ी मिलता जुलता था, तो इसलिए उनको डर लगने लगा और वो चाहते थे कि इस एरिया में उनका कब्जा हो जाए। सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने न्यू एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज को अब सेटअप किया। वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि गवर्नर जनरल थे 1703 से 85 तक, तो जो कंपनी थी उनके ये इकलौते वॉरेन हेस्टिंग्स वो रहे थे, इकलौते गवर्नर जनरल रहे थे जिन्होंने इंडियन जस्टिस में थोड़े चेंजेस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़े चेंजेस लाए। तो उस समय की जो बहुत फाइनेंशियली पोजीशन से देखी तो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट्स रही थी। तो ये तीनों एक टाइप से कैपिटल्स की तरह ट्रीट की जाती थी। इन तीनों को एक गवर्नर दिया जाता था और उनका हेड होता था एक पर्टिकुलर गवर्नर जनरल। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ऐसे पहले रूलर बने जिन्होंने जस्टिस में थोड़े बदलाव किए, जस्टिस सिस्टम में।
1772 में उन्होंने 2 कोड्स बना दिए, क्रिमिनल और सिविल। क्रिमिनल वो जहाँ क्रिमिनल्स को डील किया जाता है, और सिविल वो जहाँ पे फैमिली मैटर्स को डील किया जाता है। ये हमारे यहाँ आज भी हैं। और क्रिमिनल कोर्ट्स के जो वो होते हैं उन्हें कंट्रोल काजी और मुफ्तीज करते हैं, लेकिन काजी और मुफ्तीज के हेड हमेशा कलेक्टर ही रहता है उस स्टेट का, और सिविल कोर्ट का डायरेक्ट कलेक्टर होता है। सबसे मेजर प्रॉब्लम ये थी कि जो ब्राह्मण लोग थे वो अलग अलग स्कूल से पढ़ते थे। जैसे कि आई हैव अ बिग टाउन, उसमें 3 स्कूल है, तो 3 ब्राह्मण तीनों स्कूल में पढ़े, और फिर वो तीनों के व्यूज अलग अलग होते थे। तो उन तीनों के व्यूज अलग सेम करने के लिए काफी सारी यूनिफॉर्मिटी पॉलिसीज चलाई। 1775 में 11 पंडित्स को बुला के कहा गया कि आप हिंदू लॉ को एक हिंदू लॉ बनाओ और वही हर जगह पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, तो और फिर बाद में NB हालहेड ने उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। 1778 में मुस्लिम लॉज को भी यूरोपियन जजेस ने अपने बेनिफिट के लिए चेंज करवा दिया। अब यहाँ पर ये कुछ वो हैं जो नए कोड्स उस टाइम बनाए गए। जो प्रिंसिपल फिगर होता था एक इंडियन डिस्ट्रिक्ट का, वो हमेशा से कलेक्टर ही रहा था। वो कलेक्टर का काम होता था रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्सेस और मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और जजेस, पुलिस और दरोगा की हेल्प करना। जो कलेक्टर होता था उसके ऑफिस को कलेक्टरेट कहते थे, जो सेंटर ऑफ अथॉरिटी होता था डिस्ट्रिक्ट का। कंपनी ने काफी सारे चेंजेस आर्मी भी लाए। जो कंपनी थी जब वो आई थी तो मुगल आर्मी में ज्यादातर सवार्स होते थे, ट्रेन सोल्जर्स ऑन बैक, वो सोल्जर्स जो हॉर्सेस की बैक पे बैठते थे, पैदल जो फुट सोल्जर्स होते थे, और तीरंदाजी जिन्हें तलवारबाजी और तीर वो सब आता था। Cavalry dominated the army, and the Mughal state did not feel the need to have such a professionally trained infantry. कैवलरी को उन्होंने इतना महत्व नहीं दिया था। कैवलरी भी एक टाइप की आर्मी होती है हॉर्सेस के संग। उन्होंने ज्यादातर पैदल सोल्जर्स को ही अफोर्ड करते थे मुगल्स, मतलब कैवलरी और सवार एक जैसे ही हम कह सकते हैं। 18th सेंचुरी में एक चेंज आया जो कि मुगल डोमिनेटेड स्टेट्स थी अवध और बनारस, वहां पर पीजेंट्स को आर्मी में भर्ती करने लगे एक प्रोफेशनल सोल्जर्स की तरह। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वही सेम मेथड अपनी आर्मी के लिए भी अपनाया, विच केम टू नोन एज सिपोय आर्मी। और वो इंग्लिश इंडिया कंपनी ने जब इंडियन सोल्जर्स को इंडियन पीजेंट्स को अपने यहाँ भर्ती करने लगे तो उस आर्मी को सिपोय आर्मी कहते थे, जिसे आज इंडिया में हम सिपाही कहते हैं। वारफेयर टेक्नोलॉजी 1820 से चेंज होने लगी। जो कैवलरी थी उसकी रिक्वायरमेंट्स कंपनी आर्मी ने भी डिक्लाइन कर दी, क्योंकि ब्रिटिश अफगान्स जो थे, वो ब्रिटिश जो पीपल थे वो बर्मा, अफगानिस्तान और इजिप्ट में लड़ रहे थे, जहां उन्हें मस्केट्स और मैच लॉक्स चाहिए। मस्केट्स मतलब एक हैवी गन यूज्ड बाय इन्फेंट्री, हैवी गन यूज्ड बाय इन्फेंट्री, वो इन्फेंट्री सोल्जर्स जो गन यूज करते हैं। और मैच लॉक्स मतलब वो भी एक गन टाइप की ही होती है। उन्हें ज्यादातर गन्स की जरूरत पड़ती थी, उन्हें हॉर्सेस वालों की जरूरत नहीं होती थी। The soldiers had to keep, company's army had to keep pace with changing requirements, and infantry regiments now became more important. और उसके लिए infantry regiments आज ज़्यादा important बन चुकी थी। 19th century के अर्लियट में उसने यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर भी अपनाने को कहा, मतलब सारे सोल्जर्स एक ही कल्चर में रहेंगे। सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल। सोल्जर्स को यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग दी जाती थी, डिसिप्लिन सिखाया जाता था उनकी लाइफ में। कभी कभी इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती थी, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत था, तो सारे सोल्जर्स को एक साथ रहना पसंद नहीं होता था। इंडियन सोल्जर्स में हमेशा इस बात पे झड़प हो जाती थी कि मैं इसके संग नहीं रहूंगा, मैं उसके संग नहीं रहूंगा। कंक्लूजन, अब इसका एक्चुअली जो हमने पढ़ा उसका कंक्लूजन क्या निकलता है? ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्रांसफर्ड, ये कंक्लूजन इसका ऐसे निकलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी फाइनली वो एक स्टैब्लिशिंग उस कंपनी बन गई थी, एक ट्रेडिंग कंपनी से एक रूलिंग कंपनी बन गई थी एक ट्रेडिंग कंपनी से। और फिर उसने कई सारे स्टीमशिप्स और कई सारे चेंजेस लाए इंडिया में, टिल इट वुड टेक anywhere between 6 and 8 months to travel India by sea। कम से कम 6-7-8 महीने तो लग ही जाते थे इंडिया तक आने में सी में। तो उसने कम समय में स्टीम शिप्स को भी इंट्रोड्यूस किया। 1857 the company came to exercise direct rule about 63% of the territory।
जो 1857 था तब तक कंपनी कम से कम 63% ऑफ इंडियन टेरिटरी पे कब्जा कर चुकी थी और 78% इंडियन पॉपुलेशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन पर उसका कब्जा था. कंबाइंड विद इट्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द रिमेनिंग टेरिटरी एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल. और अगर हम उसका अनडायरेक्ट कंट्रोल देखें तो कम से कम पूरी इंडिया ही उसके डायरेक्ट कंट्रोल में थी. सो गाइज ये था मेरा एसएसटी का चैप्टर 2. आई होप यू लाइक्ड इट. अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, so I could get encouraged and could make like this more. I hope आप ज़रूर कमेंट करेंगे. Thank you.